के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शुक्रवार को उतरते हैं, बाबतपुर एयरपोर्ट पर जैसे ही उनकी फ्लाइट लैंड करती है तो लैंड करने के दरमियान उनके स्वागत के लिए 3 अधिकारी सामने खड़े होते हैं, जिसमें पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त और जिले के जिलाधिकारी कि 3 लोग उनके स्वागत के लिए सामने खड़े होते हैं। और जैसे ही मोदी जी फ्लाइट से नीचे उतरते हैं तो उन्होंने सबसे पहला इन लोगों से एक ही सवाल पूछा कि उस 19 साल की लड़की का क्या हालचाल है जिसके साथ गैंगरेप हुआ था। ये सवाल सुनते ही ये तीनों अधिकारी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इस तरीके का सवाल देश के प्रधानमंत्री पूछेंगे तो शायद किसी भी अधिकारी के लिए ये बेहद शर्मनाक बात भी हो, क्योंकि अगर उस अधिकारी के रहते उस क्षेत्र में इस तरीके की घटना हो जाए तो यकीनन किसी भी अधिकारी को जवाब देना नहीं बनता है। और ठीक यही सवाल पूछते ही इन अधिकारियों ने जो भी इस पूरे केस में कार्रवाई हुई रहती है उसकी पूरी जानकारी मोदी जी को बताते हैं। और बताने के बाद मोदी जी कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के एक एक दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए और उस पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। और इस अधिकारियों को इस तरीके का निर्देश मिलने के बाद वो बिल्कुल तेजी से इस मामले को और तेजी से जांच पड़ताल शुरू कराते हैं और पूरी जांच पड़ताल आगे बढ़ती चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी जो हम आपको सुनाएंगे, यकीन मानिए बेहद दर्दनाक कहानी है, क्योंकि आज तक आपने जुर्म के वर्चस्व में ऐसी कहानी शायद ही सुनी होगी। क्योंकि एक लड़की, 23 लोग और 144 घंटे उसके साथ जो होता है, यकीन मानिए उसे शब्दों में बयां करना या सुनने के बाद भी आंखों से आंसू निकल आएंगे। इस तरीके की खतरनाक घटना को अंजाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सिटी में किया जाता है। तो क्या है पूरी कहानी, आइए हम आपको सुनाएं। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बनारस में, एक जगह पड़ता है पांडेपुर, और इसी पांडेपुर के रहने वाले एक घर में एक लड़की होती है जो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ और अभी शाम तक लौट के आती हूँ। लड़की की उम्र मात्र 19 साल होती है और वो अपनी सहेली के घर के लिए घर पर बताकर चली जाती है। जैसे ही वो जाती है, अपनी सहेली के घर बैठती है, उससे बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ आ रही होती है। लेकिन जब वो वापस अपने घर की तरफ आ रही होती है तो वो रात तक जब घर पर नहीं पहुंचती है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगता है, घर वाले बेहद चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि घर वाले ये सोच नहीं पाते हैं कि वो अपनी सहेली के घर गई तो अभी तक वापस क्यों नहीं आई। फिर उस सहेली के घर पर फ़ोन किया जाता है तो पता चलता कि वो तो यहाँ से कब का जा चुकी है, फिर भी वो अभी तक घर नहीं पहुँचती है। और जब वो इतनी देर तक घर नहीं पहुँचती है तो घर वालों को अनहोनी की आशंका होने लगती है। अब जैसे ही अनहोनी की आशंका होती है तो घर वाले इस पूरे घटनाक्रम में अपने दिमाग को लगाते हैं, यानी चारों तरफ खोजबीन शुरू करते हैं। और खोजबीन करते हुए जब सुबह तक वो लड़की नहीं मिलती है तो वो अपने नज़दीकी थाने पर जाते हैं और वहाँ पर अपनी ही बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद पुलिस को जैसे सूचना मिलती है कि 19 साल की लड़की जो घर से निकली और सहेली के घर के बाद से गायब हो जाती है, उसकी खोजबीन पुलिस शुरू करती है। लेकिन जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है, अब इस लड़की के साथ क्या हो रहा होता है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब 29 मार्च 2025 की शाम के समय वो घर लौट रही होती है तो रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम राज विश्वकर्मा होता है। और वो उस समय लड़की से मिलता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो, आओ चलो लंका पर एक कैफ़े है, वहाँ थोड़ी देर बैठा जाएगा, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। लड़की बात मान जाती है, उसके साथ लंका की तरफ उस कैफ़े पर जाती है जहाँ पर वो लड़का कुछ ऑर्डर करता है और मंगाता है, फिर उस लड़की को खिला देता है। जैसे ही वो लड़की खाती है, राज विश्वकर्मा इसी मौके की तलाश में रहता है। अब लड़की बेसुध हो जाती है, फिर वो उसके साथ पूरी रात रेप करता है और कुछ इस कदर दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है जिसके बारे में मैं इस कहानी के माध्यम से बयां कर सकता हूं और ना ही बता सकता हूं।
उसके बाद सुबह होती है, फिर लड़की वहाँ से निकलती है अपने घर जाने के लिए और 30 मार्च को ज़बरदस्ती उसे अपने गाड़ी पर एक लड़का बैठाता है जिसका नाम होता है समीर। समीर जबरन उसे बैठाकर अपनी गाड़ी पर ले जाता है और पूरी रात वो भी उसके साथ बलात्कार करता है। यानी वो दरिंदगी की सारी हदों का शिकार 2 दिन से वो लड़की हो रही होती है। अब जब तीसरा दिन आता है तो नदेसर चौराहे पर उस लड़की को समीर नाम का व्यक्ति छोड़कर चला जाता है। अब नदेसर से जैसे ही वो अपने घर जाने की कोशिश करती, क्योंकि वो नशे की हालत में थी, नशीला पदार्थ उसे बार बार दे दिया जा रहा था, लेकिन जब नदेसर चौराहे पर उसे वो लड़का छोड़ देता है तो उसके बाद वो दोनों घटनाओं की वजह से इतना सहम चुकी होती है कि उसे अपने घर जाने का रास्ता ही नहीं नजर आता है। वो सोच नहीं पाती है कि अब मैं अपने घर की तरफ कौन से रास्ते से जाऊं, और यही सब करते हुए वो रास्ते से जाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो नहीं जा पाती है तो धीरे धीरे रात का समय हो जाता है और नदेसर चौराहे पर भटकती हुई लड़की के ऊपर एक लड़के का, यानी 31 मार्च को एक लड़के का नज़र पड़ता है जिसका नाम आयुष होता है। जैसे ही आयुष की नज़र उस लड़की पर पड़ता है, वो उसे अकेला देखकर उसके पास पहुंचता है और उसके उसी अकेलेपन के मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। और उसके बाद बेसुध हालत में मिली इस लड़की के बारे में अपने दोस्तों को बताता है और सभी दोस्तों को वो इनवाइट करता है इस लड़की के पास आने के लिए। और सारे लोग, जिसमें कुछ इस प्रकार उसके दोस्तों के नाम हैं सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जाहिर, इन सभी दोस्तों ने मिलकर मलिहाबाद स्थित एक कैफ़े में इस लड़की को ले जाते हैं, जहां पर उस छात्रा के साथ अब जो शुरू होता है वो गैंगरेप की कहानी शुरू होती है। लगातार पूरी रात इतने लड़कों ने मिलकर मात्र 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप शुरू किया। वो लड़की चीखती रही, उस कमरे में चिल्लाती रही, लेकिन न जाने उस कैफ़े के लोग कैसे थे और उस कैफ़े में एक लड़की के साथ इतने लोगों को जाने का परमिशन कैसे दिया गया। ये भी बेहद सोचने वाली बात है कि आखिर उस कैफ़े का कोई तो नियम कानून होगा कि एक लड़की के साथ इतने सारे लड़कों को अंदर भेज दिया जाए और फिर किसी की कोई रोक टोक ना हो। वो लड़की जरूर चीखी होगी, चिल्लाई होगी, लेकिन किसी ने उसे बचाने तक की हिम्मत नहीं की। अब वो लड़की बिल्कुल बेहद सी हो जाती है और ये लोग जितने गंदे तरीके से हो सकते हैं उस लड़की के साथ संबंध बनाना शुरू करती हैं। लड़की पूरी तरीके से बेसुध जब हो जाती है तो वो मानो बेहोश सी हो जाती है, लेकिन ये लड़के अपनी अय्यासी का प्यास बुझाते रहते हैं और उसे नहीं छोड़ते हैं। आखिरकार बेहद नशे की हालत में जब इन सबों की मानवता बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो जाती है, इनकी अय्यासी से इनका पेट भर जाता है, तो ये सब उसे छोड़ते हैं। और जब छोड़ते हैं तो वो नशे की हालत में होने के कारण लड़की फिर कुछ सोच समझ नहीं पाती है और वो रास्ते में एक बार फिर किसी तरीके से भटकती हुई नज़र आती है। अब इस लड़की की किस्मत कहें या फिर दरिंदगी की ये सारी हदें कहें, इस लड़की के ऊपर फिर एक लड़के की नज़र पड़ती है जिसका नाम इमरान होता है। और इमरान भटकते हुई इस लड़की को जब देखता है तो वो उसे लेकर एक होटल में चला जाता है और फिर इमरान भी इसे एक नशीला पदार्थ खिलाता है और उसके बाद फिर इसके साथ वही दुष्कर्म का मामला शुरू किया गया। और इस तरीके से इस लड़की के साथ लगातार हो रहे दुष्कर्म से अब ये लड़की भी अपने आप को कोसती होगी कि क्यों मैं लड़की बनकर पैदा हुई और इस तरीके से हैवानों वाले जगह पर पैदा हुई। ये भी एक बेहद दुखद है कि लड़कों की अय्यासी कुछ इस कदर बढ़ चुकी हुई है कि वो किसी की मजबूरी की फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हैं। अब उसके बाद इमरान के जाल से किसी तरीके से तो वो निकल जाती है, लेकिन फिर वो एक लड़के के जाल में फंसती है जिसका नाम साजिद होता है। और साजिद उसे अपने जानने वाले एक औरंगाबाद के पास एक गोदाम होता है जो वाराणसी में ही स्थित है औरंगाबाद, और उस गोदाम के पास ले जाता है जहां पर वो अपने सारे दोस्तों को बुलाता है। और उसके बाद अब धीरे धीरे 2 अप्रैल आ चुका होता है और अपने दोस्तों के साथ वो साजिद भी पूरी रात हैवानियत की सारी हदें पार करता है और सब लोगों ने मिलकर उस लड़की के साथ बारी बारी से फिर संबंध बनाया। लड़की को ऐसा लग रहा था कि अब कहीं वो मौत के घाट न उतार दी जाए।
फिर उन लड़कों ने उस लड़की को धमकी दिया कि अगर तुमने कहीं जुबान खोली तो तुम्हारी मौत निश्चित है और हम तुम्हें बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं। अब दिन आ जाता है 2 अप्रैल का। अब लड़की देखते ही देखते एक राज खान नाम के युवक के सामने नज़र आती है, क्योंकि जब इसे औरंगाबाद गोदाम से छोड़ा जाता है तो सिगरा माल के पास लाकर छोड़ दिया जाता है। सुबह का वक्त होता है, राज खान उधर से गुजर रहा होता है। जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो वो उसे अपने हुकुलगंज स्थित घर पर ले जाता है और सोचता है कि यहीं वो उसके साथ अब संबंध बनाएगा। लेकिन लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो वो उसे ले जाकर 80 घाट पर छोड़ देता है। 80 घाट के बाद वो लड़की किसी तरीके से अपनी सहेली के घर पहुंचती है और वहां पर सोने की कोशिश करती है। उसके बाद शाम के समय उसकी सहेली उसे किसी तरीके से सोचती है कि वो अपने घर चली जाए, लेकिन रास्ते में फिर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम दानिश होता है। और दानिश फिर उसे लेकर अपने घर चला जाता है, जहां पर सोहेल, सोहेब और दानिश ने मिलकर ये उसके साथ फिर एक बार रेप किया। अब इस लड़की की हालत ऐसी हो चुकी होती है कि मानो ये अब कहीं आने जाने के काबिल भी नहीं बचती है। किसी तरीके से इस लड़की के ऊपर किसी पुलिस वाले की नज़र पड़ती है। फिर वो पांडेपुर स्थित थाने लाया जाता है। इस लड़की के माँ बाप को फ़ोन किया जाता है और उसके बाद बुलाकर इसे उसके घर भेज दिया जाता है। लड़की पहले दिन तो इतना डरी हुई होती है घर जाने के बाद कि वो किसी से बातचीत तक नहीं करती है। उसके सामने अगर उसका भाई भी आ जाता है तो उससे डर जाती है, सहम जाती है। उसकी माँ लगातार उससे बहला फुसलाकर पूछते पूछते जब इस पूरे घटनाक्रम को जानती है तो माँ का तो मानो कलेजा फट जाता है। वो चीख उठती है, कराह उठती है और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उसी थाने पहुँचती है और एक FIR दर्ज कराया जाता है। जैसे ही इतनी बड़ी जानकारी पुलिस वालों को लगती है, पुलिस वाले हरकत में आते हैं और पता चलता है कि तकरीबन इस पूरे घटनाक्रम में 144 घंटे तक इस लड़की का रेप किया गया है और लगभग 23 लोग उस पूरे मामले में शामिल हैं। फिर लड़की का मेडिकल जांच कराया जाता है, जहां लड़की हेपेटाइटिस बी का शिकार भी पाई जाती है, यानी उसे हेपेटाइटिस बी की बीमारी भी है। लेकिन अब उस लड़की का क्या होगा ये तो सोचने वाली विषय है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि 24 लोगों में क्या कोई एक व्यक्ति के पास दिल नहीं था? इन 23 लोगों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस लड़की का मदद कर सकता था। सब के सब हैवान क्यों बने हुए थे? इसी में एक नाम बेहद चर्चे में आ रहा है, जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, अनमोल गुप्ता। और बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ठेला लगाता था, लेकिन उसने थोड़े ही दिनों में इसी तरीके की लड़कियों का वो फ़ायदा उठाता था, उनकी वीडियो बनवाता था और वीडियो बनाने के बाद तकरीबन उस कुछ लड़कों के मोबाइल में 500 कुछ लड़कियों की तस्वीरें और वीडियो हैं, जिनमें से 100 से अधिक लड़कियां ऐसी भी हैं जो खुद ही अपना न्यूड तस्वीर बनवाती हैं ताकि वो ग्राहकों को लुभा सकें। अब ये पूरा घटनाक्रम जांच का विषय बना हुआ है और पूरे देश में इस घटना को लेकर काफ़ी निंदा की जा रही है। तो ये थी दोस्तों वाराणसी गैंगरेप की पूरी कहानी। यकीन मानिए बेहद दर्दनाक कहानी थी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।